हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं एक अपकमिंग आईपीओ जो कि 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई के बीच में ओपन रहेगा, नैक पैकेजिंग लिमिटेड आईपीओ। तो सारी डिटेल्स क्लियर करेंगे, जीएमपी, कंपनी की डिटेल्स, फाइनेंशियल फंडामेंटल्स, मतलब कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, महंगी है, सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स अंत में जानेंगे, अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लिस्टिंग है या लॉन्ग टर्म, दोनों के हिसाब से। तो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। और देखिए दोस्तों, मैं सारी चीज़ें आपकी क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना। मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहली चीज़, जो जीएमबी ग्रे मार्केट का प्रीमियम जो लगभग 5% के आसपास बता रहे हैं, 9 रुपये पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। डिमांड ठीक ठीक है, अभी ज़्यादा नहीं है। बाकी देखते हैं अभी डिमांड एग्जैक्टली कैसी आती है। और अभी आईपीओ हम रिव्यू करेंगे, उसके अंदर सारी चीज़ें पता चलेगी कि भाई क्या कंपनी वाकई में ज़्यादा जीएमपी डिजर्व करती है या कम करती है। वो सारी चीज़ें आगे पता चलती रहेगी। और एंकर लिस्ट के बारे में भी बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो नैक पैकेजिंग, जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये पैकेजिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है। मतलब जो बैग्स होते हैं, प्लास्टिक के बैग्स, आप समझ सकते हैं कि जैसे सीमेंट के बैग आते हैं, चावल आप खरीदते होंगे तो चावल के बैग्स आते होंगे 5 किलो के, 10 किलो के, या गेहूं वगैरह भी खरीदते होंगे। तो उस टाइप के जो प्लास्टिक के बैग्स आते हैं, जो क्या है कि रेशे से बने हुए थे एक एक करके, तो बुने हुए होते हैं, इनको वोवन बैग्स कहते हैं, बुनकर बैग्स कहते हैं। तो वो ये मैन्युफैक्चर करती है अलग अलग टाइप के, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के अभी इसके बैग्स आते हैं। और इसका कस्टमर बेस भी काफ़ी बढ़िया है। ये कहाँ काम आते हैं, जैसे फूड इंडस्ट्री, जैसे चावल वगैरह ऐसे टाइप की पैकिंग करने में। पैट फूड आता है, आपको पता होगा, जो जानवरों के लिए खाना आता है उसके अंदर। फिर एग्रीकल्चर, जिसके अंदर फर्टिलाइजर्स वगैरह, यूरिया, खाद वगैरह आती है। इसके अलावा केमिकल, सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल्स, वो इस टाइप में बैग में आते हैं। बाकी क्या है कि कोई सामान लाने ले जाने के लिए भी ऐसे बैग्स आते हैं, तो वो ये मैन्युफैक्चर कर दी। कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा। और ये 1950 प्लस ग्राहकों को, अपना कस्टमर्स को अपनी सेवाएं दे चुकी है। 71 कंट्रीज के अंदर ये एक्सपोर्ट भी कर चुकी है। मतलब इसका जो रेवेन्यू है, अगर 2026 के आसपास देखें तो 57% एक्सपोर्ट से इसका रेवेन्यू आता है और 43% इंडिया, मतलब डोमेस्टिक से आता है। बहुत बढ़िया बात है। मार्केट शेयर अगर इसका इंडिया के अंदर देखें, जो ये 3% है, उसके अंदर भी इसका 10% मार्केट शेयर है। मतलब 100 रुपये का अगर सामान ये बिकता है, वोवन बैग्स, तो 10 रुपये का सामान लगभग इसका बिकता है। मतलब टॉप लीडिंग कंपनीज में इसका नंबर आता है। बहुत बढ़िया बात है। अब कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई थी, तो कंपनी जो है 2006 के अंदर एक्चुअली इनकॉर्पोरेट हुई थी, जो पहले मालिक थे। उसके बाद क्या कि इनकी पार्टनरशिप वगैरह हुई, या जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह होके एक्चुअल 2013 में इनका काम जो है चालू हुआ। तो ये मान के चले कि भाई ऐसे कंपनी को काफ़ी अच्छा 20 साल का एक्सपीरियंस है। और कुछ इसके एडवांस बैग्स भी आते हैं जो इजीली ओपन हो जाते हैं, तो उनके भी ये काम करती है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो गुजरात के अंदर है, एक और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आईपीओ से लगाने वाली है। जो इसके अगर बड़े कस्टमर्स की बात करें तो कारगिल है, ड्रूल पैड फूड्स है, बाबा एग्रो, एब्रो, तो इस तरह के कुछ बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। ओवरऑल काम बढ़िया है, डिमांडिंग भी है और क्लाइंट बेस भी अच्छा है। और फ्यूचर के अंदर भी ऐसी चीज़ों की डिमांड वगैरह रहती है। अब इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जान लेते हैं। फाइनेंशियल्स 2023 से 2026 तक दिए गए हैं, मतलब लगभग 4 साल के दिए गए हैं। तो कंपेयर भी कर लेते हैं। एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है, बढ़िया बात है। रेवेन्यू के अंदर भी ईयर ऑन ईयर बढ़िया ग्रोथ है। फिर बात आती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो उसके अंदर भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2023 में इसके प्रॉफिट मार्जिन 3.8%, 2024 में बढ़कर हो गए 7%, 2025 के अंदर बढ़कर हो गए 10% के आसपास, और वहीं 2026 के अंदर लगभग 11% के आसपास ये प्रॉफिट मार्जिन्स हो गए। हर साल प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर भी ग्रोथ है, ये बहुत अच्छी बात है। फिर इसकी नेट वर्थ के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, लगभग 308 करोड़ रुपए की नेट वर्थ है। रिजर्व्स 208 करोड़ रुपए के हैं। बोरोइंग्स लगभग 192 करोड़ रुपीज़ की है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.62 का निकल कर आता है। और आईपीओ के पैसे से कोई भी डेट पे नहीं कर रही है, बड़ा नेगेटिव है। आईपीओ के पैसे से थोड़ा बहुत अपना डेट पे करना चाहिए। और ये जो पैसा है अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के अंदर काम में ले रही है। बस मुझे लगता है कि थोड़ा पैसा इसमें भी काम में ले लेते तो बढ़िया रहता। फिर इसकी आरओई 35% है, आरओसी 46% के आसपास है, बढ़िया है। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की। देखिए मैंने इसकी जो पीयर्स देखे तो वो सारे बैग्स नहीं बनाते हैं, अलग अलग इसके पीयर्स जो है मेंशन किया, वो प्लास्टिक के अंदर है, प्लास्टिक सेगमेंट के अंदर, बट ये बैग नहीं बनाते हैं। तो एग्जैक्टली कंपेयर करना तो मुश्किल है, पर ठीक है, जो इन्होंने अपने पीयर्स मेंशन किए हैं उस हिसाब से पी अगर देखें तो इसका लगभग 18 का है, अदर्स का है 17 से लेकर 31 के बीच में। तो पी वाइज ठीक है वैल्यूएशंस। प्राइस टू बुक देखें तो इसका 5.5 का है और अदर्स का 0.23 से लेकर लगभग 3.8 के बीच में है। तो उस हिसाब से देखा जाए वैल्यूएशंस मतलब ओके है। तो ज़्यादा महंगी भी नहीं है वैल्यूएशंस, ओके कह सकते हैं।
लगभग आधा पॉइंट जो हम देते हैं पैरामीटर्स में उसमें दे सकते हैं। तो ये हो गए इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स। ठीक ही नजर आ रही है फाइनेंशियली, फंडामेंटली मतलब इतनी ज़्यादा वीक नहीं है। अब इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जाने तो ये आईपीओ 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई के बीच में ओपन रहेगा। 8 जुलाई को इसकी लिस्टिंग है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर आ रहा है। प्राइस बैंड 161 रुपये से लेकर 170 रुपये के बीच में रखा गया है। 88 मतलब 88 शेयर्स का ये लॉट है। इशू साइज है 439 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इशू है 380 करोड़ रुपए के। ओएफएस है 59.5 करोड़ रुपए का, जिसका मार्केट कैप करीब करीब बनेगा 2080 करोड़ रुपए के आसपास का, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है। एम्प्लॉइज को 16 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। रिटेल पोर्शन इसके अंदर 35% का है। आईपीओ के पैसे से 320 करोड़ रुपए ये अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने वाले हैं महसाणा के अंदर। प्रमोटर की होल्डिंग पहले है 89% की, बाद में 70% के आसपास रह जाएगी। प्रमोटर की होल्डिंग तो ठीक है। तो ये होगी कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल यह देखिए क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो देखिए मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना। मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं। तो 4 पैरामीटर्स में सबसे पहले जीएमपी अभी 5% के आसपास बता रही है, तो जीएमपी में मैं अभी 0 पॉइंट देना चाहूँगा। वैल्यूएशंस की बात करें, वैल्यूएशंस ठीक है, तो आधा पॉइंट वैल्यूएशंस के अंदर मिल जाता है। बाकी एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन वगैरह आना बाकी है, तो आते ही हम डिस्कस कर लेंगे। मुझे इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इसकी रेटिंग रिस्की टू न्यूट्रल बन सकती है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं, इससे थोड़ी आपकी क्लैरिटी आ जाएगी। तो देखिए पॉजिटिव में ये है कि सेक्टर्स का ठीक है, ये डिमांडिंग सेक्टर है और अपने सेक्टर के अंदर लीडिंग कंपनीज में इसका नंबर आता है, मतलब इसका मार्केट शेयर भी 10% के आसपास है लगभग एज पर आरएचपी अगर देखें तो। बाकी रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, इसके मार्जिन्स हर साल बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वैल्यूएशंस भी ठीक है, आरओई आरओसी वगैरह बढ़िया है और उसका जो क्लाइंट बेस है वो भी काफ़ी अच्छा है। नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाएंगे, मतलब आईपीओ के फ्रेश इशू से, और प्रमोटर की होल्डिंग भी आईपीओ के बाद अच्छी रहेगी। तो ये इसके कुछ पॉजिटिव्स है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स देखिए, एक कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा ज़्यादा है, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं कि बहुत हाई रिस्क हो, बट थोड़ा है, और आईपीओ के पैसे से डेट पे नहीं कर रही है, थोड़ा सा नेगेटिव है। ये मुझे ओवरऑल नेगेटिव लगा। उसके अलावा ज़्यादा कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं लगा, ना ही कोई ऐसा रिस्की पॉइंट लगा। ये डेट अगर पे कर लेती है आईपीओ के पैसे से, मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया ये कंपनी साबित हो सकती थी। बाकी मुझे लगता है ओवरऑल अगर फ्यूचर में डेट वगैरह पे करे तो मुझे लगता है ये अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। ओवरऑल कंक्लूजन के हिसाब से देखिए तो ज़्यादा इतना रिस्क पॉइंट्स नज़र नहीं आ रहे, मतलब कम रिस्क वाली कंपनी नज़र आ रही है। बाकी मेरी तरफ से कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी जानकारी क्लियर जरूर हुई होगी। क्लियर हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।